डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मौर्य एडवोकेट आपका नो दिला चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चैप्टर 33 के सेक्शन 438 CRPC पर चर्चा करेंगे। आज हम सेक्शन 438 सेक्शन जो CRPC का है उस पर चर्चा करेंगे और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो उच्च न्यायालय और सेशन कोर्ट को आदमी के पकड़े जाने से पहले जमानत पर छोड़ने की डायरेक्शन दे सकने के बारे है, जिसे एंटीसिपेटरी बेल के रूप में जानते हैं, किंतु ये सेक्शन में या कोड में कहीं नहीं है। एंटीसिपेटरी वर्ड इज नॉट देयर इन द CRPC एज वेल एज इन द सेक्शन। कई बार प्रभावशाली व्यक्ति अपने राइवल्स को झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयत्न करते हैं और उनका उद्देश्य होता है कि उनकी इज्जत कम करने से या कुछ दिन के लिए जेल में रखने से। जहां न्यायालय को ये लगता है कि उसके भाग जाने की संभावना नहीं है या बेल की लिबर्टी देने पर उसका वो मिसयूज नहीं करेगा, तो इस सूरत में एंटीसिपेटरी बेल देते वक्त न्यायालय ने किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वो फैक्टर्स हैं नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन, यानी जो दोष लगाया गया है, उसके ऊपर दोषारोपण किया गया है, उसकी नेचर क्या है, ग्रेविटी क्या है। अब जैसे देखेंगे कि एक आदमी ने मारपीट की और सेक्शन 356 लग गया, 326 लग गया। 326 लगने का माने ये है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो उसमें भी दी गई है, बट दैट इज ट्राइबल बाय द मैजिस्ट्रेट। और एक आदमी ने 376 की तो उसके ऊपर 376 की ग्रेविटी और नेचर क्या है। एक आदमी ने कत्ल किया तो इन तीनों सेक्शंस को देखेंगे कि तीनों की ग्रेविटी और नेचर क्या है और इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, देखनी होती हैं। एंटीसीडेंट्स ऑफ एप्लीकेंट इंक्लूडिंग द फैक्ट वेदर ही हैज़ प्रीवियसली अंडरगोन इम्प्रिजनमेंट ऑन कन्विक्शन इन repeating any cognizable offense, in respect of, मतलब antecedents of applicant including the fact whether he has previously undergone imprisonment on conviction in respect of any cognizable offense। और अगला है possibility of fleeing from justice, यानी ये चीज़ें भी देखनी है कि उसका पहले का रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, बार बार उनको रिपीट तो नहीं कर रहा, पहले जो है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी जुर्म में जेल तो नहीं काट चुका है, या उसका भाग जाने का यदि उसको जमानत दे दी जाए तो क्या वो भाग तो नहीं जाएगा, अदालत की कार्रवाई में बाधा पैदा हो, रुकावट पैदा हो, ऐसा तो नहीं होगा। और वेदर द एक्यूजेशन हैज़ बीन मेड with a view to injure or humiliate the applicant। न्यायालय ने ये भी देखना है कि जिस आदमी के ऊपर जो जुर्म लगाया गया है क्या वो उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए या उसको इंजरी पहुंचाने के लिए तो नहीं लगाया गया है। इन केस ऑनरेबल कोर्ट रीचेज ऑन द कंक्लूजन दैट दिस एलिगेशन हैज़ बीन लेवल्ड अपॉन हिम only to injure him or to humiliate him, then this can be taken into consideration and honorable court can grant the anticipatory bail। Obligatory to issue 7 days notice to PP। अंतरिम बेल जब दी जाती है एंटीसिपेटरी तो वो जो है जो कि त्यों दी जा सकती है, उसमें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अंतरिम दे दी तो फाइनल हियरिंग के ऊपर जब वो लाएगा तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है 7 दिन में सुनवाई होनी है, 7 दिन का नोटिस जो है PP को दिया जाएगा। अब इस एंटीसिपेटरी बेल को कभी भी लोअर कोर्ट के अंदर नहीं लगाया जाता, ये केवल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में ही लगती है। पहले सेशन कोर्ट को अप्रोच करना होगा। छाजूराम गोदारा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, 1978 क्रिमिनल लॉ जनरल 608 पंजाब एंड हरियाणा। इसके अंदर ये क्लियर कट कहा गया है कि फर्स्ट यू आर टू अप्रोच द सेशन कोर्ट एंड देयर आफ्टर यू कैन गो इन द हायर कोर्ट, मीनिंग देयर बाई जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ भी जाना है तो फर्स्ट यू आर टू अप्रोच द सेशन कोर्ट। अब कैलकाटा हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि जहाँ सेशन कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया उन्हीं ग्राउंड पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। तो
अमिया कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 1979 क्रिमिनल लॉ जनरल 288 कलकत्ता का। ये काफ़ी अच्छा केस है। और दूसरा केस मैं आपको कहना चाहूँगा जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। 1980 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 465, ये गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इसमें यह कहा गया था कि जब जमानत ली जाए तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात उन्होंने कही थी कि 438 को संविधान के आर्टिकल 21 के ध्यान में रख करके इंटरप्रेट किया जाए, यानी 21 के साथ जो है ना वो ध्यान में रख करके जो है जजमेंट दें। FIR दर्ज होना अनिवार्य नहीं है, एक ये भी उसमें कहा गया था। तीसरी बात ये कही गई थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं करेगी, यानी जो एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है उसको इस बात को ध्यान में करके देना है कि अगर इन एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है तो ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं करेगी। अगला जो है पावर जो है ये डिस्क्रिशनरी है और सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखकर इसका प्रयोग करना है। सेक्शन 437 की जो शर्तें हैं वो 438 में नहीं पढ़ी जा सकती। 437 में मैंने कुछ शर्तें बताई थी और उस सेक्शन के अंदर दी हुई हैं, तो ये कहता है कि वो इसमें नहीं पढ़ी जा सकती। तो इससे अगली बात इसमें ये कही गई थी 1980 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 465 की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें अगली बात ये कही थी कि ऑर्डर बिना PP के नोटिस के भी पास किया जा सकता है, लेकिन कौन सा पास किया जा सकता है? इंटरिम का, और फिर नोटिस बाद में कन्फर्म किया जाएगा, नोटिस के बाद ही कन्फर्म किया जाएगा। ये सब बातें जो अमिया कुमार वाले केस में डिस्कस हुई थी सब सिद्धरन व शेतिया सतलिंगम सिद्धरन सतलिंगपा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी डिस्कस की गई हैं और रीइरिटेट की गई हैं, जिसकी को 1996 सुप्रीम कोर्ट के 667 पृष्ठ के ऊपर अंकित किया गया है। तो ये सिद्धरन सतलिंगप्पा का केस भी इम्पोर्टेंट केस है, इसको पढ़ लेना ज़रूरी है। एंटीसिपेटरी बेल कंप्लेंट में भी दी जा सकती है, जिसमें मैजिस्ट्रेट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए हों उसमें भी दी जा सकती है। और इसके ऊपर अथॉरिटी है पूर्ण सिंह वर्सेस अजीत सिंह 1985 क्रिमिनल लॉ जनरल 897 पंजाब एंड हरियाणा की। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले ये लिमिटेड पीरियड के लिए दी जाती थी, किंतु अब ये रिसेंट जजमेंट सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट NCT ऑफ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का जजमेंट है, और उसके अंदर ये कह दिया गया कि वंस द एंटीसिपेटरी इज ग्रांटेड बेल इज ग्रांटेड दैट इज टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द मैटर। तो इसलिए अब ये लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं रही, और ये बेल होने के बाद दोबारा से जो है बेल करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अथॉरिटी फुल बेंच की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास की है। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी को ज़रूर पढ़ें। अब आते हैं हम सेक्शन 438 पर, उसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सेक्शन 438 क्या कहता है। सेक्शन 438 कहता है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ ए बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। इस हेडिंग से ही देखेंगे कि इसमें वर्ड कहीं भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं है। तो क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ बेल फॉर ग्रांट टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, यानी गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति को जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। ये क्या कहता है? वेयर एनी पर्सन हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। जब किसी आदमी को यह विश्वास हो जाता है कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है, तो ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर ए डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को एक डायरेक्शन देने के लिए दरखास्त दे सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो वो क्या होगा, दरखास्त क्या होगी? दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज ऑन बेल, कि यदि वो पकड़ा जाए तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। एंड दैट कोर्ट में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंटर एलिया द फॉलोइंग फैक्टर्स, नेमली इन निम्न जो मैं अब बताऊंगा इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए
फिर ऑनरेबल कोर्ट जो है एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है। तो इसमें क्या, जैसे मैंने पहले बताया था कि 5 बातें उन्होंने ध्यान में रखनी है कि फिर वो अभी सेक्शन वाइज जब हम पढ़ रहे हैं तो अब ये देखेंगे कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन, कि ये देखना है कि जो एक्यूजेशन है, जो उसके ऊपर दोषारोपण किया गया है, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, उनका नेचर क्या है, ग्रेविटी, उनकी गंभीरता कितनी है। The antecedents of applicant including the fact as to whether he was previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offence, क्या वो कभी पहले किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की सज़ा भुगत चुका है, कौन से केस में, संज्ञेय अपराध में। तो दूसरा ये ध्यान में रखना है। तीसरा जो है पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस, क्या वो न्याय से भागने की कोई उसकी संभावना तो नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और चौथी बात यह है वेयर द एक्यूजेशन हैज़ बीन मेड विद ऑब्जेक्ट ऑफ इंजरिंग और ह्यूमिलिएटिंग द एप्लीकेंट बाई हैविंग हिम सो अरेस्टेड, जब न्यायालय को यह आभास हो जाए कि इस आदमी को तो केवल इंजर करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए गिरफ्तार करवाया गया है, तो न्यायालय जो है एंटिसिपेटरी ग्रांट कर सकता है। अब उसके आगे क्या कहता है, आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन फोर्सविद और इशू एन इंटरिम ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। जो ही मतलब हमने दरखास्त दी तो आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन फोर्सविद, तुरंत प्रभाव से वो या तो खारिज कर दी जाएगी, या इशू एन इंटरिम ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाएगी। और एंटिसिपेटरी बेल कौन सी दे दी जाएगी, अंतरिम की, और फिर उसको जो है नोटिस दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द हाई कोर्ट और एज द केस मे बी कोर्ट ऑफ सेशन हैज़ नॉट पास्ड एनी इंटरिम ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन हैज़ रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, इट शैल बी ओपन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू अरेस्ट। ये कहता है कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने उस दरखास्त के ऊपर इन अंतरिम आदेश को पारित नहीं किया, तो ये पुलिस वालों की मर्जी पर है कि वो उसे जब चाहें अरेस्ट कर लें। विदाउट वारंट ऑफ द एप्लीकेंट, वारंट की आवश्यकता नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूजेशन एप्रीहेंडेड इन सच एप्लीकेशन। तो अगला क्या कहता है, 1A वेयर द कोर्ट ग्रांट्स एन इंटरिम ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1, जहाँ सब सेक्शन 1 के तहत जो है इंटरिम, अंतरिम बेल जो है उसको दे दी गई है। इट सेल्फ फोर्थ विल कॉज ए नोटिस बीइंग नॉट लेस देन 7 days, 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, टुगेदर विद ए कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू बी सर्व्ड ऑन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। एसपी को और शब्द है इसमें, और एंड शब्द है, एंड द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, यानी सुप्रिटेंडेंट एसपी को क्यों, क्योंकि उसको ये जब गया कि अंतरिम बेल हो रही है तो उसके नोटिस मारना चाहिए ताकि वो अपने पुलिस वालों को बता दे, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा। विद ए व्यू टू गिव द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड व्हेन द एप्लीकेशन शैल बी फाइनली हर्ड बाय द कोर्ट। उसको फुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, 7 दिन का टाइम दे करके वो अपनी बात ताकि आराम से कह सके, और तब जो है फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। अब उसके बाद 1B क्या कहता है, द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट सीकिंग एंटिसिपेटरी बेल शैल बी ऑब्लिगेटरी एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग। अब फाइनल हियरिंग के लिए जो है जब वो सुनवाई हो रही है 7 दिन के नोटिस के बाद, तो पीपी जो है ये दरख्वास्त दे सकता है कि एक्यूज को जो है बुलाया जाए, उसके हाजिरी में सुना जाए। तो ये कोर्ट की मर्जी होगी कि कोर्ट उसको बुलाए या ना बुलाए। द एप्लीकेशन एंड पासिंग ऑफ फाइनल ऑर्डर बाय द कोर्ट, इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट by the public prosecutor, the court considers such presence necessary in the interest of justice। यानी यदि न्यायालय उचित समझे कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उसको बुलाया जाना जरूरी है, देन ऑल राइट, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कॉल हिम, को इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 कहता है व्हेन द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन मेक्स ए डायरेक्शन अंडर सब सेक्शन 1, जब सब सेक्शन 1 के तहत माननीय हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय कोई डायरेक्शन पास करता है, इट में इंक्लूड सच कंडीशंस इन सच डायरेक्शन इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस। हर विशेष जो केस है उसके अंदर डायरेक्शंस दी जा सकती हैं
फैक्ट के अनुसार जो है डायरेक्शन दी जाएंगी, जैसा कि न्यायालय उचित समझेगा। और वो क्या कंडीशन हो सकती हैं? ये कंडीशन दैट द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटरोगेशन बाय ए पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी पुलिस ऑफिसर जब भी उसको चाहेगा, बुलाएगा, तो उसने वहाँ पर पेश होना है और वो इंटरोगेट करवाएगा अपने आप को। ए कंडीशन दैट पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। वो कोई भी गवाह जो उस मुकदमे के तथ्यों से वाकिफ़ है या जिसको उसके बारे में कोई ज्ञान है, उसको न थ्रेट देगा, ना इंड्यूसमेंट देगा, ना उसको कोई वायदा करेगा कि तू ऐसा कर देना, मैं ऐसा कर दूंगा, और न मतलब वो उसको डिसवेड करेगा फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट, इस बात के लिए कि भाई तू ये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको कोई उत्प्रेरणा नहीं देगा, कि किसी किस्म की या धमकी या वचन नहीं देगा। अब जो है अगली कंडीशन क्या इम्पोज हो सकती है? ये कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, कि न्यायालय की अनुमति के बिना वो भारत को नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं जाएगा। और ये जो है सारी की सारी शर्तों के बाद एक शर्त ये लगाई जा सकती है, सच अदर कंडीशंस एज में बी इम्पोज्ड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 437 एज इफ द बिल वर ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन, कि 437(3) के अंदर जो शर्तें दी गई हैं वो शर्तें भी लगाई जा सकती हैं, और ये मानते हुए कि मानो ये बेल 437 के तहत पास की गई है। अब जो है इस सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सब सेक्शन 3 कहता है इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑन सच एक्विजिशन, जब किसी व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने में भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की कस्टडी में है तब किसी जमानत देने को तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मैजिस्ट्रेट ये विनिश्चय कर ले कि उस व्यक्ति के विरुद्ध पहली बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा 1 के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुसार जमानती वारंट जारी कर देगा। अब क्या है कि जैसे इस सेक्शन को फिर थोड़ा सा देखें, मतलब ये कहता है जब पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस के पकड़ने के बाद यदि वो जमानत देने को तैयार है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। और एक जो है इसमें कहा कि बेलेबल वारंट, डायरेक्शन जो दी है ना सब सेक्शन 1 के तहत, बेलेबल वारंट उसको भेज करके ये बताया जा सकता है कि आप इसकी ज़मानत जो है कन्फर्म की जाए, उसके तहत जो है सूचना दी जा सकती है कि यू हैव बीन बेल्ड आउट। मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस डिसाइड्स दैट ए वारंट शुड इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगेंस्ट हिम, ही शैल इशू ए बेलेबल वारंट इन कन्फर्मिटी विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर सब सेक्शन 1। यानी सब सेक्शन 1 के तहत जो ऑर्डर पास किया गया है उसकी कन्फर्मिटी में बेलेबल वारंट भी जारी कर सकता है, क्योंकि पुलिस को ये सूचना होगी वो बेलेबल वारंट लेकर के जाएंगे तो बेलेबल वारंट के मुताबिक उसकी बेल लेनी पड़ेगी। अब जो है सब सेक्शन 4 क्या कहता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 376, सेक्शन 376A(b), सेक्शन 376D(a) और सेक्शन 376D(b) ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो ये इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर ये कहा गया कि इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 की उप धारा 3 या धारा 376 क ख या धारा 376 घ क और धारा 376 घ ख के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले में लागू नहीं होगी। यानी इनके ऊपर ये एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगी। अब जो है आपको एक राज्य का संशोधन बताता हूँ कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी 28/11/1975 को एक अध्यादेश जारी किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने कि वहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, लेकिन जून में दोबारा से ये जोड़ दी गई है और अब जो है वहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है, जो इमरजेंसी से आज तक नहीं थी, और जून से जो है ये एंटीसिपेटरी बेल
का प्रावधान वहाँ पर आ गया है। तो इसके ऊपर मैं अब कुछ आपको केस लॉ बताना चाहूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, उनको ध्यान में रखें और कोशिश करें पढ़ने की। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है ये ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A, 494, 406, 420 और 120B ऑफ द IPC था। सेकेंड रेस्पोंडेंट इन हर कंप्लेंट अलेज्ड दैट हर हस्बैंड हैड मैरिड ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ हर मैरिज। High Court not taken into consideration. Withdrawal of the petition filed under Section 9 of the Hindu Marriage Act 1955. Second respondent residing in matrimonial home with the mother of the applicant, no criminal antecedents against appellant except present case. High Court not justified in rejecting application of applicant for grant of anticipatory bail. और ये केस था जसकरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 2017, सुप्रीम कोर्ट 2137। इसके बाद एक दूसरा केस है एंटीसिपेटरी बेल पर ही कि कंपल्सरी ग्रांट बेल। ये देखिएगा क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन टू एक्यूज्ड। हाई कोर्ट ऑर्डर्ड दैट एक्यूज्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। High Court virtually directed course of action to be undertaken by subordinate court. It is not expected from High Court to pass mandatory order commanding subordinate court to compulsory grant bail. Court cannot issue mandatory direction which breach independence of subordinate courts. ये लक्ष्मण दास वर्सेज रेशम चंद कालर एंड अदर का केस था, AIR 2018, सुप्रीम कोर्ट 599। इसके बाद एक और मैं आपको अथॉरिटी बताता हूँ SC/ST एक्ट के तहत कि ट्रायल कोर्ट ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल। हाई कोर्ट डिनाइड एंटीसिपेटरी बेल बाय टेकिंग व्यू दैट इन व्यू ऑफ मैंडेट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द SC/ST एक्ट, ट्रायल कोर्ट शुड नॉट हैव ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल। ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट स्टेट्स appellants have been continuing under protection granted by trial court. Investigation completed and charge sheet filed. Direction to applicant to surrender before trial court and seek regular bail. Trial court to pass orders on merits. 2017-14 सुप्रीम कोर्ट केसेस 233 है ये। R मधुसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। एक जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर भी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जा सकती और इसके ऊपर एक अथॉरिटी है 1998 सुप्रीम कोर्ट 631। डॉरी डेथ के केस में भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए। AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 737, सुमंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। अब जो है अगला केस मैं आपको बताता हूँ एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर। 2017-13 सुप्रीम कोर्ट केसेस 555 रानी डुडेजा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था। इसके अंदर क्या कहा गया कि एपीलांट अप्रोच्ड हाई कोर्ट विद पेटिशन अंडर सेक्शन 438। पेटिशन अंडर सेक्शन 438 फाइल्ड अर्लियर might have been withdrawn in given situation without inviting court to consider same on merits on change of circumstances when another application under section 438 was filed. High Court should have considered same on merits. Principles of res judicata are not applicable in application for bail. Matter remitted to High Court for consideration in accordance with law. तो ये जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिमांड किया और उनको कहा कि इसको रिकन्सिडर किया जाए। अब बेल एप्लीकेशन फाइल्ड बाय को एक्यूज्ड सेम सब्जेक्ट मैटर, तो स्कोप क्या है, वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट मैटर वुड डिफर फ्रॉम केस टू केस एंड आल्सो फ्रॉम एक्यूज्ड टू एक्यूज्ड। रिजेक्शन ऑफ बेल एप्लीकेशन ऑफ वन एक्यूज्ड मे और मे नॉट बी ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ द बेल एप्लीकेशन ऑफ हिज को एक्यूज्ड। ये ज़रूरी नहीं कि एक की ज़मानत ले ली तो दूसरे की भी ली जाए, एक की नहीं ली तो दूसरे की ना ली जाए। तो ये केस टू केस और एक्यूज टू एक्यूज जो है डिफर करता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्लेस सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन बाय को एक्यूज बिफोर सेम जज हु पास्ड ऑर्डर्स ऑन बेल एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द अदर एक्यूज। बेल एप्लीकेशन फाइल्ड बाय को एक्यूज
may be heard by different judges also. Having roster, it would however be beneficial for judge hearing bail application of co-accused to know about earlier order passed in respect of another accused on similar subject matter. तो ये फिरोज अली वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का केस था, 2017 क्रिमिनल लॉ जनरल 478 फुल बेंच का केस है। तो अब अजमानती वारंट जहाँ पर जारी हो रहे हैं उसके अंदर देखिएगा, नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गए ड्यू टू एब्सेंस ऑन द डेट फिक्स्ड, सिंस petitioner was arrested by police in another case, so he was unable to present in the court in given time in a reasonable ground and is sufficient to withdraw non-bailable warrant. No ordered the accused to some enter before court and move for bail. नवीन बब्बर वर्सेस नरेश नाथ का केस है 2016 एक DCR 10 पंजाब एंड हरियाणा। अब अगला केस मैं आपको बताऊंगा कि सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन डिस्पोजल व्हेन जज नॉट अवेलेबल फॉर ऑर्डर्स। तो इसमें क्या कहा कि सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय सेम एक्यूज्ड इन सेम क्राइम मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द सेम जज हु disposed of the earlier application. In case judge who disposed earlier application found to be retired or transferred, subsequent bail application to be placed before judge having roster. In case subsequent bail application is filed during vacation, judge who disposed earlier application need not be designated as vacation judge necessarily. Subsequent bail application filed during Christmas and Onam vacation to be considered only after holidays are over and needed to be listed before the judge nominated to hear bail application during summer vacations. ये फिरोज अली वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक केस है जो मैंने पहले बताया था फुल बेंच का, उसी के अंदर ये बात डिस्कस की गई है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, इसको मतलब पूरा पढ़ें। अगली बात जो है एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर एक बात और कही गई है, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 1439 पेज पर प्रसन्ना वेंकटधारी अग्रहार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके अंदर क्या कहा गया है, नॉट इन डिस्प्यूट दैट मोर देन मंथ आफ्टर डेथ ऑफ वाइफ ऑफ द एपिलेंट रेस्पोंडेंट रजिस्टर्ड केस ऑन द बेसिस ऑफ एनोनिमस लेटर। एक लेटर लिख दिया और 1.5 महीने बाद पत्नी के मरने के बाद जो है वो केस दर्ज हो रहा है। पेरेंट्स ऑफ द डिसीज्ड नॉट लॉज्ड एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एक्यूज्ड, फादर इन लॉ ऑफ द एपिलेट sworn to affidavit that deceased was living happy married life with appellant and that she had died natural death and therefore he has no objection for her funeral without postmortem. Appellant has no criminal antecedents. In the circumstances, High Court not justified in rejecting anticipatory bail application of the applicant. तो एक 2017 क्रिमिनल लॉ जनरल 2879 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 1583 मतलब इस पर ये अंकित की गई है, SC/ST एक्ट के तहत है। इसमें देखेंगे क्या हुआ कि सेक्शन 18 जो है वो बार पैदा करता है कि एंटिसिपेटरी बेल ना दी जाए। तो क्या कहता है, सेक्शन 18 ऑफ द SC/ST एक्ट क्रिएट्स ए बार फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 438 ऑफ द CRPC. However, a duty cast on court to verify averment in complaint and to find out whether an offence under section 3 subsection 1 of SC/ST Act. In present case, trial court and High Court found a prima facie case for taking cognizance against respondents. Therefore, in light of specific averments in complaint made by complainant, hence High Court committed grave error in granting anticipatory bail in respondents. Anticipatory bail granted by High Court set aside. ये मंजू देवी वर्सेस ओंकारजीत सिंह अहलूवालिया का केस था 2017 सुप्रीम कोर्ट 1583। अब जो है एक अथॉरिटी में आपको और बताता हूँ इस बार के ऊपर ही, हेल्ड नो एब्सोल्यूट बार अगेंस्ट ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इन केसेज अंडर एट्रोसिटीज एक्ट इफ नो प्राइमा फेसिया केस मेड आउट और वेयर ए जुडिशियल सिक्योरिटी कंप्लेंट फाउंड टू बी प्राइमा फेसिया मेलाफाइड। तो क्या करेंगे,
बेल जो है दे देनी चाहिए। वो कहते हैं कि पूर्ण रूप से वहाँ पर नो बार है, नो एब्सोल्यूट बार। और ये अथॉरिटी है AIR 2018, सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 498, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था। अब आखिरी अथॉरिटी मैं आपको कलकत्ता हाई कोर्ट की बताता हूँ, जो इस सेक्शन 18 और 3 के ऊपर ही है। देवज्योति भट्टाचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2019 क्रिमिनल लॉ जनरल 1477 कलकत्ता की अथॉरिटी है। इसके अंदर क्या कहा गया है, इसका स्कोप क्या है एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन 18 का। वो कहता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट मेड आउट अगेंस्ट एक्यूज्ड। सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट एक्सक्लूड्स ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 438 ऑफ द कोड in relation to any case involving arrest of any person on an accusation of having committed an offence under this act, petition for anticipatory bail was not maintainable। तो इन दीज वेरी सर्कमस्टांसेज आज हमने सेक्शन 438 को डिस्कस किया। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा या वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।